नमस्कार दोस्तों, नेशनल करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर देखेंगे। जैसा कि आप सबको पता होगा कि 20 और 22 को बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसमें करंट अफेयर एक मेजर रोल प्ले करता है। 25 से 30 क्वेश्चन इसे पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर में कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें और कैसे पढ़ें, इसको हम थोड़ा सा पहले ब्रीफ बता देते हैं। उसके बाद हम चलेंगे और स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक। देखिए, करंट अफेयर अमूमन 1 साल का पूछा जाता है। बहुत लोगों का डाउट है कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें, तो हम बता देते हैं कि 1 साल का अमूमन करंट अफेयर पूछा जाता है, लेकिन 1 साल से कुछ पहले भी पूछा जाता है। और अभी एग्ज़ाम बहुत लेट से हो रहा है, तो इस बार चांस है कि करंट अफेयर कुछ ज़्यादा टाइम का पूछा जाए। तो आपके लिए बढ़िया होगा कि मार्च 2021 से अभी सितंबर में एग्ज़ाम है, तो जुलाई तक का कर लें, 15 जुलाई तक का आप करंट अफेयर कर लें तो बेटर होगा। आप सेफ पोजीशन में रहेंगे, ठीक है। लगभग इतने दिन का आप कर लेंगे तो आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। देखिए, कुछ 2-4 क्वेश्चन आएंगे जो आपसे नहीं बनेंगे, तो 2-4 क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि 80% क्वेश्चन लगभग इसी दायरे में रहेंगे। और करंट अफेयर या किसी भी सब्जेक्ट में आप ये दावा करिए कि 100% कर पाए, तो यह कंपटीशन का स्ट्रेटजी नहीं है। कंपटीशन में 80% 90% अगर आ रहा है किसी सब्जेक्ट में, बहुत अच्छा है, ठीक है। 100% की दावेदारी आप मत करिए। तो आप इतना दिन का करिए। आप प्लेलिस्ट में जाइए, करंट अफेयर का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से कर लीजिए पहले। उसके बाद आपको जो भी सोर्स मन करे उठा के पढ़ लीजिए, ठीक है। दूसरा बात है कि अभी जो एग्ज़ाम का डेट आ गया है, तो कुछ लोगों के पास बहुत प्रॉब्लम है कि रिज़ल्ट कैसे आएगा, जो परसेंटाइल सिस्टम है क्या होगा, बीपीएससी 2 दिन एग्ज़ाम कैसे लेगा। तो देखिए, ये सब जो है ना, आपके डोमेन का सवाल नहीं है। ये बीपीएससी करेगा अपना, और बीपीएससी की मतलब बीपीएससी को प्रेशर है, बीपीएससी अपना जैसे करेगा, आप छोड़ दीजिए। आपके लिए सिर्फ ये सोचना है कि 30 दिन आपके पास बचा हुआ है, 30 दिन है, और आप सिलेबस पलट के देख लीजिए। सिलेबस बहुत बड़ा है, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे ना तो 30 दिन बहुत कम बचेगा आपके लिए। तो आप ये देखिए कि आपने जो चीज़ पढ़ा हुआ है, कितना आप उसको रिवाइज कर पा रहे हैं, 3-4 बार रिवाइज अभी कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, इस चीज़ को देखिए। आप 30 दिन को देखिए और अपना सिलेबस को देखिए। बीपीएससी क्या करेगा, रिजल्ट कैसे निकालेगा, परसेंटाइल कैसे होगा, ये आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए, परसेंटाइल को लेकर कुछ लोग कन्फ्यूज़न में है, बहुत अच्छा तरीका है, गलत नहीं है। और गलत नज़रिए से कोई चीज़ देखिएगा तो उसमें अच्छा ही आपको दिखेगा नहीं, है ना। तो ये सब चीज़ छोड़ दीजिए। और जीवन जीने का तरीका होता है कि जो चीज़ आपके डोमेन से बाहर हो ना, उसके बारे में सोचा नहीं जाता है, नहीं तो कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। तो आप अपना काम करिए, पढ़िए, एग्ज़ाम के लिए तैयार रहिए। बीपीएससी को जो करना है वो करेगा, आपके सोचने समझने से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। यहीं पे अंतर पड़ता है। जो नॉनसेंस मतलब नॉन सीरियस जो कैंडिडेट है, वो सिर्फ यही सब सोच रहा है कि बीपीएससी क्या करेगा, कैसे एग्ज़ाम लेगा। और जो सीरियस कैंडिडेट है वो अपना टाइम देख रहे हैं, 30 दिन टाइम है, अपना पढ़ेंगे और वो एसडीएम बनेंगे भी, है ना। तो आपके सोचने से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो आप अब देख लीजिए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, उस कैटेगरी से आप काम करिए। आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो पढ़िए, नॉन सीरियस हैं तो चर्चा करते रहिए, चाय पीते रहिए, जिसके साथ मन करे अपना टाइम वेस्ट करते रहिए, ठीक है। 30 दिन में परीक्षा होने वाला है, बाकी तो आपकी चॉइस है। चलिए अब हम थोड़ा स्टार्ट करते हैं। और देखिए, यहाँ पे जो करंट पढ़ना है, मार्च 2021 से जुलाई 2022 तक का पढ़ना है। 15 जुलाई तक पढ़ेंगे। अगर जुलाई नहीं पढ़ पा रहे हैं तो जून तक भी करेंगे तो सही है। सबसे पहले प्रायोरिटी पे आप रखेंगे जनवरी से जुलाई 2022 तक का। इसके बाद दिसंबर से जून 2021, और उसके बाद आप रखेंगे मार्च से जून 2021। देखिए, कहने का मतलब है कि एग्ज़ाम के जस्ट पहले 6 महीना का जो करंट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो हम कहेंगे कि आपका प्रायोरिटी पे पहले ये होना चाहिए, ये 6 महीना। सेकंड प्रायोरिटी आपका ये 6 महीना होना चाहिए, और बाकी जो 2-3 महीने का इधर है, ये आपका थर्ड प्रायोरिटी होना। मतलब पढ़ने का आपका सिलसिला ऐसे होना चाहिए कि जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको हम पहले पढ़ें, फिर बाद में पढ़ें जो बाद में इम्पोर्टेंट है। इस टाइप से आप पढ़ेंगे। ये सब स्ट्रेटजी कुछ अच्छी होती है पढ़ाई के लिए, अगर आप करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। चलिए, आज का कुछ करंट अफेयर है। एक है पर्सनल लोन स्कीम स्टार्ट हुआ है।
देखिए, अगर हम वेलफेयर सोसाइटी की बात करते हैं तो वेलफेयर सोसाइटी में कहा जाता है कि जो लोग गलत करता है उसको दंड देना चाहिए, जेल भेजना चाहिए, या जो भी मतलब उसके लिए दंड हो देना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 5 लोगों का परिवार है, कमाने वाला एक ही व्यक्ति है और उसी को आप जेल में डाल दिए तो वो तो जेल में गया, वो तो सज़ा काट रहा है, बाकी 4 लोग घर में है वो भी सज़ा काट रहे हैं, है ना। तो एक व्यक्ति का गलती का सज़ा घर को ना मिले, इसके लिए महाराष्ट्र सरकार का यह स्कीम है और बहुत अच्छा स्कीम है। अगर हम इसको देखें, यह एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि यह स्कीम किस स्टेट का है, तो यह महाराष्ट्र का स्कीम है। इसमें है कि जो कैदी हैं, जो जेल में चले गए हैं, उनके फैमिली मेम्बर को पर्सनल लोन दिया जाएगा और यह पर्सनल लोन होगा 50,000 तक। यह लोन दिया जाएगा कि आप कोई अपना धंधा चला सकें, काम कर सकें और अपने परिवार का मतलब भरण पोषण और एक डिग्निटी से अपने लाइफ को, फैमिली को जी सकें। यह अच्छा इनिशिएटिव है। अब मानते हैं कोई जेल चला गया 7 साल तक, तो 7 साल उसका फैमिली क्या करेगा, वहीं कमाने वाला था। तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर देखिए तो यह काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। ठीक है। दूसरा एक महाराष्ट्र सरकार की अगर हम बात कर लेते हैं तो एक और दूसरा न्यूज़ है, उसको भी यहीं कवर कर लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार एक बनाया है चलो ऐप, आपने देखा होगा। ये महाराष्ट्र सरकार का मतलब चलो ऐप के थ्रू इसने क्या किया कि बस टिकट को डिजिटल किया है, डिजिटल किया है बस टिकट को। और ऐसा करने वाला ये भी पहला स्टेट बना है कि जो बस टिकट को डिजिटल किया है। और देखिए, भारत के किसी भी स्टेट का ऐसा इनिशिएटिव जो पहली बार होता है ना, वो करंट अफेयर में क्वेश्चन में पूछने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो आप थोड़ा सा ये सब याद रखेंगे। महाराष्ट्र का एक और न्यूज़ रहा चर्चा में, ये रहा एक रेडियो अक्ष बना है। रेडियो अक्ष बना है, यह कहाँ बना है? यह बना है नागपुर में। यह है क्या? यह ब्लाइंड लोगों के लिए, ये ब्लाइंड लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल है जो कि एजुकेट करेगा उनको, मतलब एजुकेशन में उनको मदद करेगा। तो यह बना है रेडियो अक्ष, नागपुर में बना है, ब्लाइंड लोगों के लिए। आप थोड़ा सा ये सब चीज़ें याद रखेंगे। अगर हम दूसरा क्वेश्चन की बात करें तो यह हॉबी हब्स बना है, हॉबी हब्स। मतलब यह दिल्ली का इनिशिएटिव है। दिल्ली का मॉडल जो है शिक्षा में अभी काफ़ी मतलब अच्छा काम कर रहा है। अभी कल परसों में देखेंगे तो न्यूयॉर्क टाइम्स में भी दिल्ली के शिक्षा मंत्री का फ़ोटो आया था और दिल्ली के शिक्षा में जो क्रांति हो रही है उसके बारे में चर्चा हुआ था। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है कि कोई स्टेट ऐसा कर रहा है। तो देखिए, हॉबी हब्स का मतलब है स्कूल के बाद मतलब जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती है बच्चों को, जो खासकर सरकारी स्कूलों में बहुत कम जगहों पे दी जाती है। बहुत जैसे पटना के 2-4 स्कूल हैं, अच्छे स्कूल हैं, वहाँ पे सरकारी स्कूल वहाँ देखेंगे तो कल्चरल एक्टिविटी कराई जाती है। लेकिन बाकी जनरल जो स्कूल है वहाँ पे कल्चरल एक्टिविटी वगैरह नहीं होती है। तो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में स्कूलिंग के बाद मतलब जब क्लास ख़त्म हो जाता है उसके बाद कल्चरल एक्टिविटी कराई जाएगी, जिसमें बच्चों को म्यूजिक, डांस, प्ले जो भी करना होगा मतलब अपने हॉबी के रिलेटेड उस पर काम करेंगे। और एक्स्ट्रा एक्टिविटी अगर करते हैं तो उससे एजुकेशन पे भी बड़ा पॉजिटिव असर पड़ता है और एक ओवरऑल डेवलपमेंट होता है बच्चों को। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हॉबी हब्स जो है कहाँ पे, किस स्टेट द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो स्टेट है दिल्ली। चलिए आगे देख लेते हैं। एक हुआ है सी पोंडी। देखिए, ऐसा फेस्टिवल वगैरह कहीं होता है तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि सी पोंडी कहाँ हुआ है। यह एक बीच फेस्टिवल है। यह बीच फेस्टिवल है। यह कहाँ हुआ है? यह हुआ है पुडुचेरी में। ये पुडुचेरी में हुआ है। तो ऐसे देखिए, इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं पूछा जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि सी पोंडी फेस्टिवल कहाँ पे हुआ है, तो पुडुचेरी हो जाएगा। मद्रास मतलब ऑप्शन में कुछ और दिया जाएगा, लेकिन आप याद रखेंगे कि पुडुचेरी में ही हुआ है। अगला क्वेश्चन, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। आपने देखा होगा कि यूपी का एक इनिशिएटिव है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। मतलब एक डिस्ट्रिक्ट का कोई एक, हर डिस्ट्रिक्ट का कोई एक प्रोडक्ट हम लेंगे, उसको मतलब नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे उसको हम फेमस करने की प्रयास करेंगे। यह है यूपी का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। इसी से रिलेटेड यह वन स्टेशन वन प्रोडक्ट है। मतलब
यहाँ इससे 6 स्टेशन को यहाँ पे चुना गया है। और यहाँ पे जो लोकल चीज़ें हैं, जो डोमेस्टिक हम लोग तैयार करते हैं, जो स्थानीय स्तर पे कर सकते हैं, लोकल स्तर पे, उसको यहाँ पे रखा जाएगा और उसको कहीं ना कहीं एक नेशनल लेवल पर पहचान दी जाएगी। और देखिए स्टेशन से रिलेटेड है, स्टेशन मतलब या तो बस स्टेशन होगा या तो रेलवे स्टेशन होगा, तो आप याद रखेंगे यह रेलवे स्टेशन से रिलेटेड है और साउथ सेंट्रल रेलवे इसको किया है। तो यह पूछा जा सकता है कि वन स्टेशन वन प्रोडक्ट किस रेल की पहल है, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, ऐसा कुछ भी आ जाएगा 3-4 ऑप्शन, नॉर्दर्न रेलवे या साउदर्न रेलवे। तो साउथ सेंट्रल रेलवे का यह इनिशिएटिव है। और देखिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से आप कंफ्यूज मत करेंगे, यह यूपी स्टेट का है। डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा है तो डिस्ट्रिक्ट स्टेट में आता है, और यहाँ पे स्टेशन की बात हो रही है तो स्टेशन रेलवे स्टेशन पे आएगा। तो आप इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन, एक सीमा दर्शन परियोजना। एक सीमा दर्शन परियोजना जो है यह गुजरात में स्टार्ट किया गया है। ये है क्या? देखिए गुजरात का जो सीमा है, जो बॉर्डर है इंडिया और पाकिस्तान से, इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर भी गुजरात से टच करता है। तो आपने देखा होगा पंजाब के बाघा बॉर्डर बहुत लोग गए होंगे, वहाँ पे देखते हैं कि भारत बाघा बॉर्डर आप देखेंगे तो वहाँ पे दिखता है कि उधर साइड में पाकिस्तान की सेना है और वो अपना एक्सरसाइज वगैरह करती है, इधर में हिंदुस्तान की सेना है वो अपना एक्सरसाइज वगैरह करती है। और शाम के टाइम में बहुत अच्छा सीन होता है, कभी आपको जाने का मौका मिले तो जाइएगा। मतलब एक अलग देशभक्ति की वहाँ पर आप में मतलब ओत प्रोत हो जाएगा देशभक्ति से, बहुत अच्छा होता है। तो उसी के थ्रू सीमा दर्शन परियोजना गुजरात में स्टार्ट किया गया। इसका 2 मकसद है। पहला मकसद है कि आप वहाँ पर जाएंगे तो अपने देश के बारे में जानेंगे, सेना के बारे में जानेंगे, सेना के शौर्य और ताकत और गरिमा को समझेंगे, और सेना के जो टैंक, मिसाइल और जो भी मतलब हथियार हैं उनको दिखाया जाएगा। और आप ये सब चीज़ देखते हैं तो आपको एक नेशनलिज्म की भावना डेवलप होती है, जो कि जानना चाहिए आपको, और ये आप में होनी चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा इसमें बात होगा कि यह पर्यटन को बढ़ावा देगा, मतलब ये टूरिज़्म को बढ़ावा देगा। टूरिज़्म को बढ़ावा देगा तो टूरिज़्म जो है ना वो डायरेक्टली मतलब इकोनॉमी को पुश करता है। किसी भी देश में, स्टेट में अगर टूरिज़्म को आप बढ़ावा देते हैं तो आपके इकोनॉमी को कहीं ना कहीं बढ़ाता है। तो यह भी इकोनॉमी को बेटर करने में काफ़ी अच्छा योगदान देगा। तो सीमा दर्शन परियोजना 2 तरीके से काम मतलब 2 तरीके से इसका काम होगा। और दूसरी बात है कि जब आप गुजरात में ये सब चीज़ें होंगी, गुजरात में लोग बाहर से आएगा, मानते हैं पंजाब के लोग गुजरात गया, तो गुजरात के लोगों को भी जानने का मौका मिलेगा कि बाहर के लोग कैसे हैं, और बाहर के लोगों को भी जानने का मौका मिलेगा कि गुजरात कैसा है। और जितना एक स्टेट से दूसरे स्टेट में रिलेशन बनेगा ना, उतना ही जो यूनिटी और सोवरेनिटी और ब्रदरहुड की संकल्पना जो कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है, प्रीएम्बल में की गई, वो और मजबूत होगा, यूनिटी और भारत में बढ़ेगी। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अगर ब्रॉड लेवल पर देखें तो ये जो योजना है काफ़ी अच्छा है, गुजरात में किया गया है। तो आपसे एग्ज़ाम में सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि सीमा दर्शन परियोजना किस स्टेट में किया गया है, तो गुजरात में किया गया है। बाकी डिटेल में ये मेंस का टॉपिक हो गया, मतलब हम जितना समझा वो सारा मेंस के रिलेटेड था वो सब, लेकिन प्रीलिम्स में ये सिर्फ स्टेट ही पूछा जाएगा आपसे। एक है सिंगोला पास। देखिए अगर आप ज्योग्राफी वगैरह देखते हैं तो वहाँ पे पास वगैरह बहुत पूछा जाता है, लेकिन करंट में कोई अगर पास की जिक्र हो तो वह पूछा जा सकता है, या ज्योग्राफी में भी आपको आ सकता है, करंट में भी आ सकता है। तो अगर हम इसके बारे में देखें, एक चीज़ यहाँ पे छूट गया, अगर गुजरात की हम बात कर रहे हैं तो एक चीज़ और देख लेते हैं यहाँ पे। एक तो सीमा दर्शन परियोजना हो गया, दूसरा यहाँ पे हो रहा है हनुमान जी चार धाम परियोजना। हनुमान जी 4 धाम परियोजना हो रहा है, ये कहाँ पे हो रहा है? ये भी गुजरात में हो रहा है, और गुजरात का जगह का नाम है यह मोरबी। ठीक है, मोरबी में हो रहा है। यहाँ पे हो क्या रहा है, 108 फीट ऊंचा मूर्ति बन रहा है। ये हनुमान जी का 108 फीट ऊंचा मूर्ति बन रहा है, और 4 धाम परियोजना से ही पता चला है कि 4 जगह, भारत में 4 जगह यह इनिशिएटिव लिया गया है। पहला है शिमला, दूसरा है रामेश्वरम, तीसरा है बंगाल, और चौथा है आपका गुजरात। और गुजरात आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे सबसे ऊंचा मूर्ति बन रहा है 108 फीट।
तो आप इसे थोड़ा सा याद रखेंगे। तीसरा गुजरात का एक और न्यूज़ है, गांधीनगर से रिलेटेड है। गांधीनगर से यहाँ पे बन रहा है पोर्टेबल सोलर रूफ टॉप सिस्टम। यह छत पर बनेगा, मतलब पोर्टेबल, नाम से ही पता चला, पोर्टेबल सोलर रूफ टॉप सिस्टम बन रहा है। यह जर्मनी के सहयोग से बन रहा है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पोर्टेबल सोलर रूफ टॉप सिस्टम कहाँ बन रहा है, तो मतलब गांधीनगर में बन रहा है, गुजरात में बन रहा है और जर्मनी के सहयोग से बन रहा है। दूसरा एक और चीज़ अगर आप देखें तो दूधवाणी जो है एक रेडियो स्टेशन है। दूधवाणी एक रेलवे स्टेशन है। यह किससे रिलेटेड है? यह जो डेयरी प्रोडक्ट है, डेयरी इंडस्ट्री है, उसको बढ़ावा देने के लिए एक रेडियो स्टेशन है जो कि मतलब मदद करेगा। तो यह गुजरात से रिलेटेड 2-4 खबर थी। देखिए, पोर्टेबल सोलर रूफटॉप, आप देखेंगे बहुत सारा सोलर स्टेशन बन रहा है, कहीं सोलर पार्क बन रहा है, कहीं सोलर सिस्टम बन रहा है। ये सब बहुत सोलर से रिलेटेड बहुत सारे न्यूज़ करंट में आपको देखने को मिलेंगे और इसमें बहुत सारा कन्फ्यूज़न भी है। एक मैसेज आया था कि थोड़ा इस पर डिटेल में बताया जाए, तो हम सोचे हैं कि अगला वीडियो कोई आएगा उसमें हम सोलर से रिलेटेड जितने रिलेटेड टॉपिक बन सकते हैं एग्ज़ाम से, उसको थोड़ा सा एक जगह डिटेल में हम कवर कर देंगे। तो आने वाले वीडियो में हम सोलर से रिलेटेड जितने टॉपिक हैं उसको हम कवर करेंगे। आप निश्चिंत रहिए, हम बना देंगे उसका वीडियो। इसमें आप इतना याद रखें कि पोर्टेबल सोलर रूफटॉप जो है वो गांधीनगर में बन रहा है, जर्मनी के सहयोग से बन रहा है। अब चलिए सिंगोला पास की हम बात कर लेते हैं। आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है सिंगोला पास कहाँ पे है? यह बन रहा है आपको हिमाचल प्रदेश में। ये बन रहा है नहीं, मतलब ये तो है ही, हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ पे अब यह करंट में है क्यों? यहाँ पे अगर आप देखें तो दुनिया का सबसे ऊंचा सुरंग बना है यहाँ पे। इसका हाइट की अगर हम बात करें 16,580 फीट है। हालांकि हाइट वगैरह पूछा नहीं जाएगा, तो आप याद रखेंगे सिंगोला पास में ही बन रहा है सबसे ऊंचा सुरंग। दुनिया का सबसे ऊंचा सुरंग बन रहा है जो कि है हिमाचल प्रदेश में। तो आप थोड़ा सा इसे याद रखेंगे। चलिए एक देख लेते हैं, फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट। ये कहाँ, देखिए फर्स्ट अगर कहीं भी क्वेश्चन में लग जाता है ना, तो वह मतलब भारत में पहली बार हो रहा है, और भारत में पहली बार हो रहा है ना, तो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम इसकी बात करें कहाँ पे हो रहा है, तो ये बन रहा है आपको असम में। और किसके द्वारा बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा बनाया जाएगा। तो आपसे फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट बनाया जा रहा है असम में। बस आपको इतना ही याद रखना है, ज़्यादा इसमें डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे एक और बात करें, कार्बन न्यूट्रल पंचायत की बात करें, ये कहाँ पे बन रहा है? यह बन रहा है जम्मू एंड कश्मीर में। यह जगह है पल्ली गांव। पल्ली गांव में कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन रहा है। जम्मू एंड कश्मीर का गांव है। और जम्मू एंड कश्मीर का बात करते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर का एक ज़िला है सांबा ज़िला। आयुष्मान जन आरोग्य योजना, इस योजना के थ्रू अगर हम देखें तो 100% घर को कवर करने वाला पहला ज़िला कौन बना है? वह ज़िला बना है सांबा ज़िला। और यह ज़िला भी है जम्मू एंड कश्मीर में। तो आप ये 2-3 फैक्ट याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि पहला आयुष्मान जन आरोग्य योजना को 100% कवर करने वाला कौन सा ज़िला बना है? सांबा ज़िला जो है जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर का एक और न्यूज़ इम्पोर्टेंट था, हालांकि मैंने इसको पहले भी करा दिया है, लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक है क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। यह कहाँ बन रहा है? यह बन रहा है चिनाब नदी पे।
हमने इसको 2-3 बार कराया है, लेकिन यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। याद आया तो मैंने अभी भी करा दिया, तो आप इसे याद रखें। इक्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ बन रहा है? चेनाब नदी पे जम्मू एंड कश्मीर में बन रहा है। अब देखिए, यह बिहार से रिलेटेड एक न्यूज़ है, और बिहार से रिलेटेड न्यूज़ करंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बिहार का ही एग्जाम है। वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? यह मनाया जाएगा आपको भोजपुर में, भोजपुर जिला में मनाया जाएगा। दूसरा, कब मनाया गया? यह मनाया गया 23 अप्रैल को, 23 अप्रैल 2022 को मनाया गया। इसमें अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं, ये गए थे वहाँ पे, और गृह मंत्री कहीं या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ऐसे लोग अगर कहीं भी जाते हैं कोई फेस्टिवल में या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्च करने या कुछ भी प्रोग्राम के शुरुआत में अगर जाते हैं तो वह थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरा बात, अभी हम अमृत महोत्सव काल में जी रहे हैं, तो हर जगह आपको झंडा वगैरह ये सब चीज़ों का प्रतीक का इस्तेमाल किया जा रहा है आज़ादी का। तो आप देखेंगे यहाँ पे 78,000 से ज़्यादा तिरंगा को फहराया गया, और यह गिनीज बुक में रिकॉर्ड किया गया, गिनीज बुक में रिकॉर्ड बना। ठीक है, तो आप 2-3 चीज़ याद रखेंगे। वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव कहाँ मनाया गया? भोजपुर में। कब मनाया गया? 23 अप्रैल को मनाया गया। वहाँ पे कौन मतलब गया था, जो चीफ गेस्ट वहाँ पे कौन था? तो अमित शाह थे, और 78,000 ज़्यादा तिरंगा वगैरह फहराया गया, तो एक गिनीज बुक में इसको नाम दिया गया। अगला क्वेश्चन है वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम। वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम क्या है, कहाँ पे लाया गया? तो यह लाया गया है आगरा में। आगरा कहाँ पे है? यूपी में, तो सबको पता ही है, जहाँ पे ताजमहल है। तो वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम क्या है? यह देश का पहला शहर है जहाँ से वैक्यूम से सीवरेज की सफाई की जाएगी। ठीक है, यह काफ़ी इनिशिएटिव पहल है, तो और अच्छा पहल है, ये पूरे देश में अगर लागू हो तो और अच्छी बात है। तो आप इसे याद रखेंगे, वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम पहली बार किस स्टेट में लाया गया? यूपी में। और पहला शहर कौन सा है? पहला शहर है आगरा। अब देखिए, हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75 साल पूरा हुआ है आज़ादी का, तो उस खुशी में अमृत सरोवर मिशन स्टार्ट किया गया। एक अमृत सरोवर मिशन स्टार्ट किया गया, और इसके थ्रू 75 वाटर बॉडीज़ को बनाया जाएगा, मतलब एक जल निकाय को बनाया जाएगा जहाँ पे जल को कंजर्व किया जाएगा। और यह पहला, ये जो लक्ष्य रखा गया है कि 75 हम वाटर बॉडीज़ बनाएंगे, उसका पहला जो वाटर बॉडीज़ बना है, यह बना है रामपुर में। और रामपुर कहाँ पे है? यूपी में है। आप थोड़ा सा याद रखेंगे, यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अमृत सरोवर मिशन के तहत कितना वाटर बॉडीज बनाने की लक्ष्य रखा गया है? 75। और पहला वाटर बॉडीज कहाँ पे बना है? तो वह बना है रामपुर में, जो है यूपी में। ठीक है, बाकी इससे डिटेल नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गुरु तेग बहादुर। यह आपके हिस्ट्री का भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हिस्ट्री में क्वेश्चन सिख संप्रदाय से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वहाँ पे भी आपने पढ़ा होगा। अगर हम सिख की बात करें तो देखेंगे कि पहला जो सिख गुरु थे उनका नाम था गुरु नानक। ये फर्स्ट हैं सिख गुरु हैं गुरु नानक। इनके जो शिष्य बनते हैं, इनके जो भी शिष्य बने, उन्हीं को हम कहते हैं सिख। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सिख कौन है, तो गुरु नानक के जो शिष्य हैं उन्हीं को हम सिख कहते हैं। और इनका हम टाइम पीरियड देखें तो 1520 से 1550 के बीच में इनका टाइम पीरियड मिलता है। उस समय मुग़ल काल की बात करें तो बाबर और हुमायूं इनके समकालीन हैं। हम अभी गुरु नानक की बात कर रहे हैं, तो बाबर और हुमायूं इनके समकालीन हैं। और यही गुरु नानक लंगर सिस्टम चलाते हैं, जो अभी देखते हैं। आप जाते हैं किसी गुरुद्वारा में तो वहाँ पे खाना का सिस्टम बहुत अच्छा मिलता है, और वहाँ का खाना का एक अलग टेस्ट आता है। वहाँ पे लोग बैठते हैं, बड़े प्यार से खाते हैं। तो लंगर सिस्टम है ना, लंगर सिस्टम गुरु नानक ने चलाया था। तो हम सोचे कि सिख का थोड़ा सा जो पहले गुरु हैं उनके बारे में थोड़ा चर्चा कर दें। अब गुरु नानक चर्चा में है। गुरु नानक चर्चा में इसीलिए है क्योंकि यह 9वां गुरु हैं, 9वां गुरु हैं। और इन्होंने इस्लाम को स्वीकार नहीं किया, और इसी कारण से
औरंगजेब ने इनकी हत्या कर दी। औरंगजेब उस समय मुगल काल का राजा था और यह हत्या इनकी करवा देता है। अगर हम उस टाइम की बात करें तो औरंगजेब मजबूरी ज़बरदस्ती लोगों को और धर्म से चाहता था कि सब लोग मुस्लिम बने और धर्म बदलवाता था, रिलीजन चेंज करवा देता था। तो इस टाइम हम देखते हैं कश्मीर में, पंजाब में बहुत ज़्यादा संख्या में जो कश्मीरी पंडित वगैरह थे, चाहे अदर कास्ट के जो भी लोग थे, उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता था, जिसका गुरु तेग बहादुर ने पुरजोर विरोध किया। तो औरंगजेब ने इनको इस शर्त रखी थी कि आप अपना धर्म परिवर्तन करिए। क्योंकि देखिए, अगर कोई लीडर है और लीडर ही अगर पलटी मार लेता है, बदल जाता है अपने बातों से, तो जो फॉलोअर है वो खुद उनको करना पड़ेगा, वो खुद बदल जाएंगे और एक विरोध हो जाती है। तो यह बात गुरु तेग बहादुर नहीं मानते हैं, और जब ये बात नहीं मानते हैं तो औरंगजेब उनकी हत्या करवा देता है। और कहा जाता है गुरु तेग बहादुर के बारे में कि इनको कहा गया कि आप केस कटवाइए अपना, मतलब पंजाबी लोग जो है सिख परंपरा को जो मानने वाले, वो अपना केस को रखते हैं, पूरे लाइफ अपना केस को नहीं कटवाते हैं, मेल हो या फीमेल हो, सारे अपने केस को बड़े बड़े रखते हैं, केस नहीं कटवाते हैं, इसलिए वो पगड़ी बांधते हैं। तो गुरु तेग बहादुर ने बाल कटवाने की जगह पे अपने सिर कटा दिए, ऐसे इनके बारे में कहा जाता है। और बहुत शौर्य से इनकी जीवनी को लिखा गया है। तो ये अगर सिख परंपरा में देखेंगे तो 9th गुरु हैं, और इनके नाम पे अगर दिल्ली में जाएंगे तो GTB नगर, गुरु तेग बहादुर नगर मेट्रो स्टेशन भी है, इनके नाम पे कॉलेज भी है, बहुत सारा चीज़ इनके नाम पे रोड भी है। तो बहुत एक फेमस पर्सनालिटी हैं। तो ये हो गया 9th गुरु। और ये चर्चा में अभी क्यों है, सबसे बड़ी बात ये है कि इनका 400वां प्रकाश दिवस मनाया गया है। मतलब प्रकाश दिवस इनकी अगर हम बात करें तो 1621 में इनका जन्म हुआ था, तो इनके जन्म को लगभग 400 साल हो गया। तो इसी इनके जन्म को प्रकाश वर्ष के रूप में जाना जाता है। 400वां प्रकाश वर्ष मनाया गया और प्रधानमंत्री ने इसे मनाया है, तो थोड़ा सा यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल में किस गुरु का 400वां प्रकाश वर्ष मनाया गया, तो आप याद रखेंगे गुरु तेग बहादुर का। अगर हम थोड़ा सा इनमें और बात करें, देख लेते हैं कि एक आता है बहुत, एक 10वें गुरु इसमें कौन हुए हैं। एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 10वें गुरु हैं वो है गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह है और इनके बारे में खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। इनको कहा जाता है सच्चा पादशाह। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सच्चा पादशाह किसे कहा जाता है, तो गुरु गोविंद सिंह को कहा जाता है। और इन्होंने ही जो सिख की जो 5 सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, केस नहीं कटवाना है, हमेशा कंघा रखना है, कृपाण जो अपने साथ में थोड़ा सा रखते हैं, छोटा सा एक कृपाण जो 6-7 इंच का कुछ होता है, हथियार है उनका रखते हैं सुरक्षा के लिए, कच्छा और कड़ा, 5 चीज़ गुरु गोविंद सिंह बोले कि एक सिख धर्म को जो मानते हैं उनके लिए मैंडेटरी है, मतलब ज़रूरी है। तो 5 चीज़ सिख हमेशा अपने पास रखते हैं। और यही बोले कि जो भी सिख धर्म के लोग हैं अपने नाम के लास्ट में, टाइटल में सिंह लगाएंगे। इसलिए आप देखेंगे जो सिख लोग होते हैं अपने नाम में सिंह लगाते हैं। हालांकि राजपूत लोग भी सिंह लगाते हैं, बिहार यूपी में देखेंगे तो भूमिहार लोग, राजपूत लोग तो पूरे भारत में हैं, सिंह जो है राजपूत लोग भी अपने नाम में लगाते हैं, भूमिहार लोग भी लगाते हैं। लेकिन सिख लोगों को अपने नाम में सिंह लगाना है, यह बताया गुरु गोविंद सिंह ने। इसलिए सिख जो लोग होते हैं वो अपने नाम में सिंह लगाते हैं। दूसरा, अगर हम देखें इनका जन्म की बात करें, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पे होता है, इनका जन्म होता है आनंद साहिब, यह है पटना। इसको पटना साहिब भी कहते हैं, आनंद साहिब भी कहते हैं। और BPSC में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि पटना, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, पटना साहिब में। और इनकी मृत्यु कहाँ पे होती है, इनकी मृत्यु की बात करें वो होती है नांदेड़ में। और इनका हम जन्म की बात करें, इनका जन्म होता कब है, 22 दिसंबर 1666 को गुरु गोविंद सिंह का जन्म होता है। तो आप ये सब थोड़ा सा याद रखेंगे, एग्जाम में ये सब पूछा जाता है। अगला देखते हैं स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर। देखिए भारत में ये पहला बना है, ये फर्स्ट है भारत का, फर्स्ट है तो और ऐसे ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा।
तो इसमें है क्या, यह भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर है जो बन रहा है भुवनेश्वर में बन रहा है। और यहाँ पे लोगों को स्किल दिया जाएगा जो इंटरनेशनल लेवल पर जाकर अपने कामों को हुनर को दिखाएंगे और इससे रोज़गार मिलेगा। देखिए यह जो इंटरनेशनल जो भी नेशनल इंटरनेशनल स्किल सेंटर जो बनता है यह बड़ा मतलब अजीब लगता है कि आप लोगों को स्किल दे रहे हैं कि लोग आएंगे वहाँ पे और सीखेंगे और जाएंगे। आपके पास ऑलरेडी इंजीनियर भरपूर बैठे हुए हैं बेरोज़गार, वो तो स्किल्ड हैं। बाकी हर प्रोफेशन में देखिए तो भारत में स्किल्ड लोगों की कमी नहीं है, स्किल्ड लोग काफ़ी हैं, बेरोज़गार बैठे हैं। आप रिक्रूटमेंट निकाल नहीं रहे हैं, सारा वैकेंसी कम कर रहे हैं और इधर अलग ज्ञान दे रहे हैं कि स्किल हम कराएंगे लोगों को। मतलब इसको पढ़ के लगता है कि भारत में लोगों के पास स्किल ही नहीं है। और रोड पे आप आइए तो देखिए कि एक से एक डिग्रीधारी लोग घूम रहे हैं। तो ये थोड़ा कंट्राडिक्टरी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एजुकेशन सिस्टम को ठीक करिए और जो लोग स्किल लेके बैठे हुए हैं उनको पहले रोज़गार दीजिए, रिक्रूटमेंट निकालिए, वैकेंसी निकालिए। ये मेन काम तो हो नहीं रहा, बाकी ये सब जो है फिजूल की चीज़ें हैं। इससे कुछ ये हर टाइम में देखते हैं कि स्किल सेंटर बना, लेकिन बहुत सारे स्किल सेंटर बनता है, फिर 6 महीने बाद वहाँ पे बोर्ड भी आपको नहीं दिखेगा। यहाँ से जो लोग डिग्री ले लेते हैं उनको भी नौकरी नहीं मिलता है। अब 5-6 महीना में हम लोगों को स्किल्ड कर दीजिएगा। 4 साल के डिग्री के बाद जो इंजीनियरिंग किया है उसको आप कहते हैं कि डिग्री अब तुम्हारा बढ़िया नहीं, तुमको नॉलेज नहीं है, और 6 महीने आप कौन सा नॉलेज दे दीजिएगा, ये समझ नहीं आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस पर थोड़ा सोचते, लेकिन ये सब अलग बातें हैं। आपको बस एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से याद रखना है कि पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ बन रहा है, यह बन रहा है भुवनेश्वर में। बस इससे ज़्यादा इसमें नहीं आएगा। दूसरा बात कहें तो एक अवसर पोर्टल है, ये भी सेम उसी तरह का इनिशिएटिव है। अवसर पोर्टल बना है, आप जाइए पोर्टल पर लॉगिन करिए। जो भी बेरोज़गार लोग हैं, यह जम्मू एंड कश्मीर में है। तो इसको लॉन्च कौन किया है, मनोज सिन्हा इसको लॉन्च किए थे, जो उपराज्यपाल हैं वहाँ के। यह क्या करेगा, रोज़गार के अवसर को बढ़ाएगा, अवसर पोर्टल। और मैंने कल इसमें देख रहा था कि अवसर पोर्टल में क्या क्या होगा, किस एज ग्रुप के लिए होगा। तो इसका एज ग्रुप रखा गया 15 से 25 ईयर। अब बताइए 22-23 साल तक तो आदमी ग्रेजुएशन करता है, या 25 साल तक जनरली आदमी ग्रेजुएशन मास्टर्स वगैरह पढ़ाई में ही लगा देता है। उसके अगर आपको वाकई में रोज़गार देना है लोगों को, तो इसका एज ग्रुप बढ़ा के कम से कम 30 साल कर दीजिए। आप ऐसा 25 साल तक कर लेते हैं, 25 साल तक लोगों को ऐसा पता भी नहीं चलता पढ़ाई लिखाई। अब आदमी अब 15 साल आप एज रखें, 15 साल का आदमी क्या करेगा, मतलब पहले पढ़ाई कंप्लीट करेगा कि रोज़गार का अवसर खोजने चला जाएगा। आप कम से कम इसका एज रखिए 20 से 30 या ऊपर। तो ये अवसर पोर्टल जम्मू एंड कश्मीर के लिए है, जो रोज़गार के अवसर को बढ़ाएगा। और जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है यह, जम्मू कश्मीर नहीं, लेह से रिलेटेड है यह एक न्यूज़। लेह में एक बना है कम्युनिटी म्यूज़ियम बना है। यह बना है समोसा नहीं है, यह ससोमा गांव में बना है। तो आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कम्युनिटी म्यूज़ियम भारत में किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में बना है, तो यह बना है लेह में। आप इसे याद रखेंगे। ससोमा गांव तो नहीं पूछा जाएगा, हालांकि यह लेह पूछा जा सकता है, आप थोड़ा सा इसको याद रखेंगे। आपके लिए आज का यह क्वेश्चन है, वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव महोत्सव किस दिन मनाया गया है, तो आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे, मैंने वीडियो में ऊपर बता दिया है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी एग्ज़ाम में 30 दिन है, जी जान लगा के पढ़ाई करिए, फिजूल की बातों में मत पढ़िए। आप अपना टाइम देखिए, 30 दिन टाइम देखिए और अपना सिलेबस देखिए। बाकी बीपीएससी परसेंटाइल वगैरह में रिजल्ट में और कैसे एग्ज़ाम लेगा वो आपके डोमेन से बाहर का चीज़ है। तो ये सब चीज़ें मत पढ़िए, और ना ही टेलीग्राम ग्रुप में, ना ही किसी और ग्रुप में, ना ही कहीं किसी और के साथ चर्चा वगैरह करिए ज़्यादा। थोड़ा सा अपने आप पे 1 महीना आप फोकस करिए पढ़ाई पे। बाकी तो ये नॉनसेंस चीज़ें हमेशा चलते रहती है, एग्ज़ाम के पहले एग्ज़ाम के बाद ये सब चलते रहेगी कि ये क्या होगा, वैसे क्या होगा, रिजल्ट कैसे होगा, ये बाद में भी चलेगी। बाद में इस पर डिस्कस कर लीजिएगा, पहले एग्ज़ाम दे दीजिए, फिर प्रीलिम्स निकल जाएगा, फिर डिस्कस करते रहिएगा। और प्रीलिम्स निकलेगा और फिर डिस्कस करिएगा तो लोग आपकी बात को सुनेगा भी, है ना। तो एक चीज़ यहाँ पे हम भूल गए बताना, अभी याद आया, जो हम बताए हैं गुरु गोविंद सिंह के बारे में। तो गुरु गोविंद सिंह के बारे में कहा जाता है कि यह एक खालसा पंथ स्टार्ट किए थे।
खालसा पंथ स्टार्ट करते हैं 1699 में, और दूसरा यह पाहुल सिस्टम भी यहीं स्टार्ट करते हैं गुरु गोविंद सिंह। तो ये दोनों चीज़ आप याद रखेंगे। गुरु गोविंद सिंह के जो दो बेटे थे उनको मतलब जिंदा दीवार में चुनवा दिए गए थे, ये वगैरह कहानी, ये सब मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए आज टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।